अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप सो आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। जी हम कल जो लेक्चर था हमारा डिवाइड एंड कॉन्क्वेर के ऊपर था और पार्टीशनिंग के ऊपर था। तो यहाँ पे पार्टीशनिंग एंड डिवाइड एंड कॉन्क्वेर की एग्जांपल्स हैं, तो हम इसको थोड़ा सा रिव्यू करेंगे। फर्स्ट है जी सोर्टिंग यूजिंग बकेट सोर्ट। सोर्टिंग होता है ना, असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में करना, उसी को ये वो सोर्टिंग का कॉन्सेप्ट है। अब यहाँ पे बकेट है, बकेट क्या है, कोई भी लाइक जैसा डस्टबिन है या कोई भी बकेट है, टोकरी वगैरह है, उसके अंदर कैसे हम डाटा रखते हैं और कैसे स्टोर करते हैं। सपोज द प्रॉब्लम इज नॉट सिंप्लीफाई सिंपली टू ऐड टुगेदर नंबर इन अ लिस्ट बट टू सॉर्ट देम इन अ न्यूमेरिकल ऑर्डर। हम एक्चुअली प्रॉब्लम को तो नहीं एक लिस्ट फॉर्म में कर सकते, लेकिन हम उसको एज अ सॉर्ट ज़रूर कर सकते हैं न्यूमेरिकल ऑर्डर में, काउंटिंग की फॉर्म में। There are many practical situations that require number to be stored and in consequences। ठीक है, बहुत सारे नंबर जो है हम स्टोर कर सकते हैं या फिर कुछ भी रिवर्स उसके, लेकिन sorting करना है पर्पस हमारा। Sequential programming classes spent a great deal to time developing the various ways that numbers can be stored। सो यहाँ पे बकेट सोर्ट है। बकेट सोर्ट जो भी हम मेथड है, एक्सचेंज ऑफ पेयर्स ऑफ नंबर्स, वी विल लुक एट पैरेललाइजिंग सच क्लासिकल सिक्वेंशियल स्टोरिंग एल्गोरिथम। तो उस एल्गोरिथम को कहा गया कि बकेट सोर्ट है, कोई भी सिक्वेंशियल क्लासिकल एक फॉर्मेट है। पैरेललाइजेशन मतलब कि पैरेलल और सिक्वेंशियल फॉर्म में हम sorting कर रहे हैं, तो उसको बकेट सोर्ट कहा गया है। बकेट सोर्ट इज़ नॉट बेस्ड अपॉन कंपेयर एक्सचेंज। कंपेयर एंड एक्सचेंज मतलब कि एक्चुअली ये बेस नहीं करता कि हम इसको कंपेयर करें, एक्सचेंज करें, बट इज़ नेचुरली अ पार्टीशनिंग मेथड। एक्चुअली यहाँ पे आप बकेट सोर्ट क्या है, एक पार्टीशनिंग मेथड है। कोई भी कंपेयर करो जी, उसको एक्सचेंज करो, वो मेथड नहीं है ये एक पार्टीशनिंग मेथड है। So bucket sort only works well if the original numbers are uniformly distributed across is known interval। तभी ही है ना, जब देखिए bucket sort only तभी वर्क करेगा जब ओरिजिनल नंबर एक सीक्वेंस की फॉर्म, एक यूनिफॉर्म मतलब कि यूनिफॉर्म सीक्वेंस होना चाहिए, एक स्टेप बाय स्टेप सीक्वेंस चलना चाहिए, डिस्ट्रीब्यूट हो इस फॉर्म में के जो भी इंटरवल है आपने बनाए वो एक सीक्वेंशियल फॉर्म में होने चाहिए, यूनिफॉर्म होने चाहिए। जैसे कि से 0 to a-1 दिस इंटरवल इज, अब यहाँ पे बताया कि 0 to a-1 का है, तो ये इंटरवल क्या है, ए माइनस, दिस इंटरवल इज डिवाइडेड इनटू m इक्वल्स रीजन 0 to a डिवाइड बाय m-1, a डिवाइड बाय m टू a डिवाइडेड बाय m-1। फिर मतलब कि इस तरह मल्टीपल उसके सो ऑन इंटरवल जो है वो डिवाइड किए गए हैं। तो ये डिपेंड करता है कि किस सीक्वेंस में आप उसकी सॉर्टिंग जो है वो परफॉर्म कर रहे हैं। सो हमने इसको इन डेप्थ में नहीं जाना, बस आपने इसका कॉन्सेप्ट जो है वो लेना है। हाँ जी, सिक्वेंशियल एल्गोरिथम द प्लेस आ नंबर इनटू स्पेसिफिक बकेट इफ नेसेसरी टू आइडेंटिफाई द रीजन इन विच द नंबर लाइज। अब देखिए सिक्वेंशियल एल्गोरिथम का क्या मतलब है, जिस फॉर्म में आपने बकेट सॉर्ट को तोड़ा है वो रीजन, वो नंबर जो लाई हो रहे हैं उसको हम कह रहे हैं कि सिक्वेंशियल एल्गोरिथम या फिर sorting हम परफॉर्म करें। अभी ऊपर भी आप लोगों को मैंने बताया कि ये वन वे टू दैट कंपेयर नंबर विद द स्टार्ट रीजन लाइक a डिवाइड बाई m है, 2 डिवाइड बाई a, 2 a डिवाइड बाई m, 3 am, सो ऑन 4 5 इसी तरह, जो फिर वही नंबरिंग आपको लेके चलनी पड़ेगी। तो यहाँ पे सिंपल उसी को लिखा है, टोटल जो भी इसका आपका टाइम है, ट्रांसमिशन टाइम है n प्लस एम इंटू एम डिवाइड बाई एम log n डिवाइड बाई एम इज इक्वल टू n प्लस एन log n डिवाइड बाई एम। तो देन ये कॉम्प्लेक्सिटी का फार्मूला जो है उसका क्रिएट हो जाता है, वो एज अ सीक्वेंशियल फॉर्म में ही इसको sorting परफॉर्म हो रही है कि अगर हम मल्टीपल नंबर जो है ले रहे हैं तो उसको हम इस तरह का इस तरह ले लेते हैं। लेट्स सपोज किया है इन्होंने, ठीक है, जो भी हम कंप्यूटेशनल स्टेप निकाल रहे हैं, टाइम निकाल रहे हैं, उसको एज्यूम किया है।
सो ये आप मतलब फार्मूला करें या ना करें, लेकिन ये जो आप इसका कॉन्सेप्ट है वो आपको पता होना चाहिए। बकेट सॉर्ट क्या है, देखिए सॉर्टिंग नंबर, ये अभी ये सॉर्टिंग एंड पे हो रहा है। अभी आपके पास अनसॉर्टेड प्रॉब्लम है, मतलब कि यहाँ पे आपके पास प्रॉब्लम है, आपने क्या करना है, बकेट के फॉर्म में करना है। तो ये डिपेंड करेगा कि कौन सा नंबर जो है वो किस बकेट को प्रोवाइड किया जाएगा। सो एक से ज़्यादा भी वो नंबर दिए जा सकते हैं एक बकेट को, बिकॉज अब आपने ये वाला बकेट में यूज़ किया था तो वो आगे चला गया, मूव हो गया। अब वो ये बकेट खाली हो गई तो दूसरा नंबर इसके डील कर लेगा, इसके अंदर आ जाएगा, ठीक है। तो ये डिफरेंट बकेट्स हैं। फिर यहाँ पे क्या है, सॉर्ट कंटेंट ऑफ बकेट्स, तो वो जो भी बकेट्स के अंदर कंटेंट्स आएंगे उसको सॉर्ट कर दिया जाएगा वन बाय वन। देन जो भी लिस्ट होगी सॉर्टिंग की, उनको क्या कर दिया जाएगा, मर्ज कर दिया जाएगा। तो ये आपके पास टोटल जो है वो सॉर्ट नंबर्स आ जाएंगे। वो सीक्वेंशियल था, अब ये पैरेलल एल्गोरिथम है। यहाँ पे क्या, बकेट सॉर्ट कैन बी पैरेललाइज्ड बाय असाइनिंग वन प्रोसेसर फॉर ईच बकेट। अब यहाँ पे क्या होगा, पैरेलल में हर एक प्रोसेसर को अलहदा एक बकेट प्रोवाइड की जाएगी। उसमें तो ऐसा नहीं था ना, सीक्वेंशियल है, जो भी फॉर्म है वो किस मतलब एक्सेप्ट कर लिया है उस बकेट ने दूसरे वाले का भी। लेकिन यहाँ पे क्या है, कह रहे हैं कि असाइन किया जाएगा हर प्रोसेसर को अलहदा बकेट। तो यहाँ पे P इज इक्वल टू M कर लिया है इन्होंने, P को M से सपोज कर लिया है। सो हम इसको देख लेते हैं। M यहाँ पे रीजन है, ठीक है, M यहाँ पे रीजन है, कोई भी स्पेसिफिक पाथ है, कोई भी स्पेसिफिक एरिया है। यहाँ पे भी है, ये देखें लिखा हुआ, एल्गोरिथम बाय पार्टीशनिंग दिस सीक्वेंस इनटू M regions और one region for each processor. Each processor maintain P small bucket and separate the numbers in its region into own small buckets. अब हम इसको देख लेते हैं। यहाँ पे बकेट I2 प्रोसेसर आई के दरम्यान में रिप्रेजेंटेशन की है। इसके दरम्यान में ये फॉलोइंग फेजेस हैं, जैसे कि पार्टीशन नंबर है, सॉर्ट इनटू स्मॉल बकेट, फिर देन सेंड टू लार्ज बकेट, फिर सॉर्ट लार्ज बकेट। तो ये इसके फेजेस हैं, ये देखें। अनसॉर्टेड नंबर्स हैं, इसमें क्या है, ये आपके पी प्रोसेसर्स हैं, मतलब प्रोसेसिंग हो रही है, अभी प्रोसेसर्स के पास डाटा आया। अब प्रोसेसर्स क्या कर रहा है, बकेट्स में जो डाटा है हर एक को अलग, देखिए यहाँ पे कोई भी गड़बड़ नहीं हो रही। वहाँ पे तो बकेट्स थी, वहाँ पे प्रोसेसर्स नहीं थे, ठीक है। यहाँ पे हर एक प्रोसेसर को अलग बकेट जो है वो प्रोवाइड की जा रही है। अब इस कंटेंट को क्या करेगा, बकेट में सॉर्ट करेगा, देन उसको मर्ज कर देगा, ठीक है। अब पैरेलल वर्जन ऑफ बकेट सॉर्ट में क्या है, पहले वो स्मॉल के अंदर देगा, फिर देन वो लार्ज बकेट्स के अंदर देगा, देन फिर वो सॉर्ट करके मर्ज आपको प्रोवाइड कर देगा। सो ये डायग्राम देख लें, क्लियर वही चीज़ है जो आपको फेजेस थे। एन डिवाइडेड बाय एम नंबर्स अनसॉर्टेड है, प्रोसेसर्स दिए, फिर स्मॉल बकेट्स को दिया, फिर एम्प्टी स्मॉल बकेट्स को डाटा प्रोवाइड किया गया, फिर लार्ज बकेट्स को प्रोवाइड किया गया, फिर उन एंड पे जो है वो सॉर्टिंग प्रोवाइड हुई है, देन वो जो भी सॉर्ट डाटा था उनको मर्ज कर दिया गया। सो हर चीज़ का कम्युनिकेशन टाइम और कंप्यूटेशनल टाइम निकाला हुआ है, वही वाले फार्मूलाज। बस आपने जो मेजर फार्मूलाज हैं, स्पीड फैक्टर, एग्जीक्यूशन टाइम, ओवरऑल टाइम, कंप्यूटेशनल, कम्युनिकेशन, ये आप लोगों ने याद करने हैं, वो वाले जो मेजर आपके फार्मूलाज हैं। बाकी तो सारे उसी में मर्ज हो जाते हैं। ऑल टू ऑल ब्रॉडकास्ट, अब ये प्रोसेस जीरो है, ये मतलब सो ऑन 1 2 3 4 सो ऑन, फिर प्रोसेस P-1। ये सेंड बफर, मतलब ये बफर किसको सेंड किया जा रहा है, रिसीवर बफर, मतलब बफर होता है ना कि स्मॉल मेमोरी एरिया है। ये प्रोसेस 1 को सेंड हो रहा है, सेंड बफर वो उसका यूज़ कर रहा है, किसका, प्रोसेसर जी को, मतलब ज़ीरो का, ठीक है। ये प्रोसेसर ज़ीरो का है, और P-1 किसकी तरफ जाना है, P-1 प्रोसेसर की तरफ जाना। तो ये तो डिपेंड कर रहा है कि वो एक्चुअली किस चीज़ की स्टोरेज अपने पास रख रहा है। एक किस प्रोसेस ज़ीरो ने प्रोसेस 1 के पास जाना है, 2 के पास जाना है, या P-1 के पास जाना है, P-2 के पास जाना है। लेकिन वो ये कह रहा है कि ऑल टू ऑल पैकेट जो है वो ब्रॉडकास्ट कर दिए जाते हैं। अब यहाँ पे P-1 है, तो ये किसके साथ रिलेट हो रहा है, ठीक है। ये आपका रिसीवर है, इस साइड से होता तो ये सेंड होना था, ठीक है। ये एक्चुअली यहाँ पे ये दूसरी साइड है इसकी, तो ये आपका रिसीव पॉइंट है P-1, और यहाँ पे भी P-1, बिकॉज रिसीवर टू रिसीव है ये।
तो ये प्रोसेस 0 के पास है, ये प्रोसेस इसका p-2, तो ये आपका फर्स्ट एलिमेंट है, ये आपका लास्ट एलिमेंट है। मैंने अभी आपको बताया कि ये आपका स्टार्ट पॉइंट है, फर्स्ट एलिमेंट, और ये आपका लास्ट पॉइंट है, लास्ट एलिमेंट है। ओके, पाइपलाइन कंप्यूटेशन। पाइपलाइन कंप्यूटेशनल का कॉन्सेप्ट ले लेते हैं। अब पैरेलल प्रोसेसिंग टेक्निक्स कॉल्ड पाइपलाइनिंग, जो आपकी पैरेलल प्रोसेसिंग है ना, आपकी जितनी भी पैरेलल प्रोसेसिंग हो रही है उसको हम पाइपलाइनिंग कहते हैं, which is applicable to wide range of problems that are partially sequential in nature. That is, sequence of step must be undertaken. Hence, pipelining can be used to parallelize sequential code. तो हम इसकी तकनीक को रीड करते हैं आगे कि हम इसके अंदर क्या काम करते हैं। In the pipeline technique, the problem is divided into series of tasks that have to be completed one after the other. ठीक है, पाइप देखा है ना, तो वो ही फॉर्म में है कि पाइपलाइन में फॉर्म में पहले तो अगला प्रेशर जो है वो काम निकलेगा, तो बाकी पानी जो है बाद में फ्लो होता है। ठीक है, तो इसमें भी ऐसे ही है, पहला काम पहले कंप्लीट होगा, फिर उसके बाद दूसरे की बारी आएगी, सीरीज ऑफ टास्क में डिवाइड कर दिया जाता है। ठीक है, so this parallelism can be viewed as a form of functional decomposition. This problem is divided into separate functions that must be performed. But in this case, the functions are performed in succession. As we shall see, the input data is often broken up and processed separately. तो ये देखें आपकी different pipeline processes हैं। तो ये एक पूरी पाइपलाइन है, तो पहले ये मतलब जो सीक्वेंस है उसकी फॉर्म में काम करेगा। ठीक है, पहला कंप्लीट होगा, फिर दूसरे की तरफ जाएगा, फिर तीसरे की, फिर चौथे की तरफ, इस तरह सो ऑन। तो यहाँ पे ये उसी का सीक्वेंस प्रोग्राम है। कैन बी फार्मुलेटेड एज अ पाइपलाइन, कंसीडर अ सिंपल लूप। आई इज इक्वल टू 0 है, आई लेस देन एन है, आई प्लस प्लस है। तो हमें भी पता है कि हमारा पाइपलाइन फॉर्म में जो प्रोग्राम है वो कैसे काम करता है। सम इज इक्वल टू, पहले वाले में सम हो जाएगा और अगली वैल्यू जो है वो ऐड होती जाएगी। सो अगर एक्यूमुलेट कर ले तो इस तरह काम करती है, A0 फिर A1 एरे की फॉर्म में 2 3 4। ठीक है, अब यहाँ पे सम के अंदर जो वैल्यू है वो इसकी है। ठीक है, फिर दूसरे दूसरे की वैल्यू तीसरे के अंदर, तीसरे वाले सम के अंदर होगी। तो मतलब इसी तरह सो ऑन आपकी कम्युनिकेशन चलती रहेगी। तो पाइपलाइन कंप्यूटेशनल में क्या होता है, पहले जो पहला टास्क है वो कंप्लीट होगा, फिर दूसरा आएगा, फिर तीसरा आएगा, फिर इस तरह सो ऑन वो जो है अक्यूमुलेट हो जाएगा। तो यहाँ पे जो एस आउट है, इनपुट ए है, यहाँ पे एलिमेंट, ये वन एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, स्टेज आई परफॉर्मेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है, एस आउट इज इक्वल टू एस इन, सम है ना, सम आउट इज इक्वल टू सम इन ए आई। तो यहाँ पे वही कंसेप्ट को बार बार रिपीट किया है। मोर एलेबोरेट किया गया है अनरोल्ड लूप के साथ। पाइपलाइन ही है, वहाँ पे प्रोसेसर थे, तो यहाँ पे अनरोल्ड लूप के साथ है। एस इन और एस आउट सम है, एस इन एंटर हुआ, इसके मतलब किस नंबर के ऊपर, 0 1 है, एरे है, ये 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 1 1 बाई 1 उसके ऊपर एक्यूमुलेट होता जाएगा। तो यहाँ पे एस आउट होगा, फिर वो एस इन बन जाएगा, फिर यहाँ पे एस आउट होगा, वैसे इन बन जाएगा। तो मतलब इसी तरह इसको 1 बाई 1 सीक्वेंशियल की फॉर्म में इन द पैरेललिज्म कॉन्सेप्ट इसके अंदर इन्हांस हुआ है। तो यहाँ पे अब फ्रीक्वेंसी की फॉर्म में उसके सिग्नल्स हैं, सिग्नल्स विदाउट फ्रीक्वेंसी F0, सिग्नल विदाउट फ्रीक्वेंसी F2 3 सो ऑन। तो ये आपकी फ्रीक्वेंसी फिल्टर की बेस पे है, तो सिंपल यहाँ पे F लगा दिया। लेकिन अब यहाँ पे डाटा नहीं है, एक्चुअली एरे की फॉर्म में नहीं है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ फ्रीक्वेंसी है, सिग्नल्स विदाउट फ्रीक्वेंसी की बेस पे काम कर रहा है। और टोटल आपकी फिल्टर सिग्नल्स होंगे वो एक्यूमुलेट हो जाएंगे, लेकिन स्टेप बाय स्टेप काम कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे है ये एक्चुअली पाथ के अंदर इन और आउट हो रहा है, इनपुट आ रही है, आउटपुट निकल रही है, तो वो जो पुराने की आउटपुट होगी वो नेक्स्ट वाले की इनपुट के साथ ऐड होगी।
सो यहाँ पे इसके कुछ प्रॉब्लम्स हैं. गिव दैट प्रॉब्लम कैन बी डिवाइडेड इनटू सीरीज ऑफ सीक्वेंशियल टास्क. द पाइपलाइन अप्रोच कैन प्रोवाइड इंक्रीज स्पीड अंडर द फॉलोइंग 3 टाइप्स ऑफ कंप्यूटेशन. इफ मोर देन वन इंस्टेंस of the complete problem is to be executed. If a series of data item must be processed, yes, हमें series of data जो है वो बिल्कुल processed होना चाहिए, पता होना चाहिए. each requiring multiple operation, और हर कोई जो है वो multiple operations अपने अंदर perform कर रहा है. If information to start the next process can pass forward before the process has completed, it's the internal operation. वही बात है ना कि पहला complete होगा, फिर दूसरे को किसके साथ काम करना पड़ेगा, उसके जो internal होगा आपका previous, उसके साथ combine होके नेक्स्ट लूप जो है वो परफॉर्म करेगा. ये आपकी जो स्पेस टाइम डायग्राम है ये आपकी पाइपलाइन की बताई गई है. मतलब अगर ये इंस्टेंस 1 है तो अब इंस्टेंस 1 मतलब ये जो आपके प्रोसेसेस हैं, डिफरेंट प्रोसेसेस हैं, ये आपका टाइम है कि कितना वो टाइम एलोकेट कर रहा है. ठीक है, इंस्टेंसेस मूव होते जा रहे हैं, फिर ये इसकी बारी आ गई, फिर 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7, फिर यहाँ पे मतलब कि वो स्किप होते जा रहे हैं, निकलते जा रहे हैं. तो ये आपकी जो स्पेसिंग है वो जनरेट होती जा रही है. यहाँ पे प्रोसेसेस वाली P-1, ठीक है, और ये आपका जो टोटल है वो आपका M है. टोटल नंबर ऑफ साइकिल, टोटल नंबर ऑफ इंस्टेंसेस हैं वो एम्स के साथ रिप्रेजेंट किए हुए हैं, और जो भी ऊपर प्रोसेसेस और आपके जो टाइम के दरमियान में स्पेसिस है उसे P-1 के साथ दिया गया. यहाँ पे रिवर्स है ये इसका अल्टरनेट स्पेस टाइम. अब ये इंस्टेंसेस की बेस पे है, ठीक है, इंस्टेंसेस है, यहाँ पे टाइम है. तो अब प्रोसेसर जो है वो अंदर है, उधर प्रोसेसर्स जो थे वो बाहर थे, और इंस्टेंसेस जो थे वो अंदर थे. ठीक है, अब इसी तरह सिक्वेंशियल फॉर्म में इंस्टेंस 0 से P0, P1, फिर P2, P1, P0. ठीक है, ये अल्टरनेट स्पेस डायग्राम है. सिंपल पाइपलाइन का कॉन्सेप्ट है, उसी को ही मोल्ड किया हुआ है. और ये एक्चुअली है क्या चीज़, ये सारा आपका इंटरनल सिस्टम है कि कंप्यूटिंग कैसे हो रही है. आपका कंप्यूटर आपकी जो भी पैरेलल कम्युनिकेशन है, सीक्वेंशियल कम्युनिकेशन है, या डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम कंप्यूटिंग है, वो कैसे काम कर रही है. तो ये इनपुट सीक्वेंस है, मतलब कोई भी इनपुट डाटा दे दिया है तो ये आपके प्रोसेसर हैं, तो वो रैंडमली पाइपलाइन स्ट्रक्चर की फॉर्म में बता दिया कि D0 अगर P0 के पास है तो D1 जो है वो P1 के पास होगा, D2 P2 मतलब इसी तरह P9 D9 जो है वो P9 के पास होगा. तो ये डाटा को एलैबोरेट किया गया, तो उसी सीक्वेंस में ये उसका स्ट्रक्चर ड्रा कर दिया हुआ. P9 आपके पास P9 तक प्रोसेसेस हैं, यहाँ पे आपका टाइम है D0, D1, D0. ठीक है, अब P1 है तो यहाँ पे D1 है, सो ऑन इसको डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, मतलब अपवर्ड मूव हो रहे हैं. फिर एंड तक जाते जाते फिर हर वैल्यू को स्किप होती जाएगी. आपका मतलब प्रोसेसेस जो है वो एम्प्टी होते जाएंगे, उसमें से निकलते जाएंगे. हाँ जी, यहाँ पे ये इसकी एग्जांपल है, पाइपलाइन प्रोसेसिंग वेयर इंफॉर्मेशन पासिस टू नेक्स्ट स्टेज बिफोर एंड ऑफ प्रोसेस. मतलब वही बात कि वो प्रीवियस की इन जो आउटपुट होती है उसको आगे वाले की इनपुट के साथ प्लस करता है. तो इस वजह से वो जो डायग्राम है उसमें वो ऐड करता जाएगा, फिर वो जो जो चीज़ नहीं चाहिए होगी वो निकलती जाएगी. आपका प्रोसेसर भी तो ये प्रोसेसर ही तो है, उसी की जो है वो सारा सिस्टम समझाया जा रहा है कि जो टास्क उसने परफॉर्म कर लिया वो स्किप होता जाएगा. और लेकिन वो जो पाइपलाइन है, तो पाइपलाइन जो है वो प्रीवियस वर्जन के साथ मिलके जो है एडिशन करके अपनी आउटपुट शो करवाता जाएगा.
P0 है इन्फॉर्मेशन पास टू द नेक्स्ट स्टेज, हाँ जी भी P1 इसको पास करेगा, फिर P2, P3, फिर P4, फिर 5। तो ये इसी चीज़ को लिखा है, इन्फॉर्मेशन ट्रांसफर सफिशिएंट टू द स्टार्ट नेक्स्ट प्रोसेस। और यहाँ पे क्या प्रोसेस, नॉट विद द सेम एग्जीक्यूशन टाइम। तो यहाँ पे जो प्रोसेसिंग हो रही है ये आपका एग्जीक्यूशन टाइम सेम है, सबको एग्जीक्यूशन टाइम सेम प्रोवाइड किया गया। और यहाँ पे एग्जीक्यूशन टाइम सेम नहीं है, देखिए कोई किसी का एग्जीक्यूशन टाइम ज़्यादा है, किसी का कम है, ठीक है। लेकिन काम सारा जो है वो पाइपलाइन फॉर्म में ही कर रहे हैं, एक प्रोसेस से दूसरे प्रोसेस में मूव हो रहे हैं। तो ये पार्टीशनिंग प्रोसेसेस हैं ऑन टू प्रोसेसर। ये प्रोसेसर 0 है, उसके अंदर ये आपका मास्टर प्रोसेसर है, उसके अंदर फर्दर प्रोसेसेस जो हैं वो चल रहे हैं। ये फिर एक आपका प्रोसेसर 1 है, प्रोसेसर 2 है, तो इसके अंदर प्रोसेसेस चल रहे हैं। लेकिन ये चीज़ याद रखें, पाइपलाइन में जो पार्टीशनिंग हो रही है उसमें क्या हो रहा है, वो प्रीवियस के साथ रिलेट हो रहा है, ठीक है। प्रीवियस टास्क की आउटपुट के साथ रिलेट होकर फर्दर अपनी इनपुट जो है वो शो कर रहा है। यहाँ पे इसकी एप्लीकेशंस हैं पाइपलाइन कंप्यूटेशन की, पाइपलाइन एप्लीकेशंस हैं, जैसे कि पहली है मल्टी प्रोसेसर सिस्टम विद अ लाइन कॉन्फ़िगरेशन। मल्टी प्रोसेसर सिस्टम है, मल्टी प्रोसेसर एक नहीं बहुत ज़्यादा प्रोसेसर्स है, ये प्रोसेसर्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये आपका होस्ट कंप्यूटर है, ये एक होस्ट कंप्यूटर है, वो मल्टीपल प्रोसेसर सिस्टम को क्या कर रहा है, मैनेज कर रहा है इन द लाइन कॉन्फ़िगरेशन सीक्वेंशियल फॉर्म। पाइपलाइन की एप्लीकेशन है, तो पाइपलाइन कैसे काम कर रहा है, सीक्वेंशियल फॉर्म में काम कर रहा है, पहला कंप्लीट होगा फिर दूसरा जाएगा। लेकिन यहाँ पे ये चीज़ याद रखिएगा, सारे प्रोसेसर जो हैं वो एडजेसेंट हैं, एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं और साइमल्टेनियसली काम कर रहे हैं। क्योंकि जब हम मल्टी प्रोसेसर का कॉन्सेप्ट लेते हैं तो वहाँ पे हमें पता है पैरेलल कंप्यूटिंग ही है। चूँकि ये पैरेलल कंप्यूटिंग ही है, तो आपके मल्टी प्रोसेसर जो हैं वो पैरेलल बेस काम कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ एडजेसेंट हैं, जुड़े हुए हैं और साइमल्टेनियसली काम कर रहे हैं। ये इसकी एप्लीकेशन थी, जो मल्टी प्रोसेसर वाली एग्जांपल है, कि होस्ट कंप्यूटर के साथ मल्टी प्रोसेसर्स कैसे काम कर रहे हैं। सो ये एडिंग एडिशन, इस कॉन्सेप्ट को रहने दें, वैसे तो कोई इशू नहीं है। आप लोगों के लिए कॉम्प्लेक्सिटी होगी, तो मैं नहीं चाहती कि आप लोग इतना कॉम्प्लेक्स करें। एनीवे मास्टर और स्लेव ही सिस्टम को समझाया गया कि अगर मास्टर प्रोसेसर है, उसने उसके पास एक डाटा अवेलेबल है, तो वो डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है डिफरेंट प्रोसेसर्स, कौन से जो स्लेव्स प्रोसेसर हैं। अब वो सारे स्लेव प्रोसेसर्स अक्यूमुलेट करके रिजल्ट किसको देंगे, आपके मास्टर प्रोसेसर को। देन मास्टर प्रोसेसर ने क्या करना है, सारे जो रिजल्ट्स हैं उसको अक्यूमुलेट करके अपनी कॉन्फ़िगरेशन को एंड पे रिजल्ट शो करवा देना होता है। उसको ज़्यादा मोर एलेबोरेट कर दिया गया, पाइपलाइन एडिशन ऑफ नंबर विद डायरेक्ट एक्सेस टू स्लेव प्रोसेसर। अब ये डिफरेंट नंबर्स हैं, ये D0 है, D1 है, ये आपका स्लेव है, मतलब कि डिफरेंट मास्टर प्रोसेसर खुद भी काम कर रहा है और स्लेव को भी दे रहा है। तो वो अब क्या कर रहा है, डायरेक्ट किसके पास जा रहा है, मास्टर प्रोसेसर। ऊपर वाली जो डायग्राम है उसको ज़्यादा एलेबोरेट किया गया। अच्छा, ये sorting का ही कॉन्सेप्ट है, स्टेप्स इन इंसर्शन सोर्ट विद 5 नंबर्स, ठीक है। 5 नंबर्स हैं हमारे पास, यहाँ पे ये जो टाइम्स वगैरह दिया गया है, तो ये आपका सीपीयू ही है, वो कैसे काम कर रहा है। 5 प्रोसेसर P0, 1 और 2, 3, ठीक है, 5 नंबर्स हैं। अब 5 नंबर P0 के पास चला गया, तो पहले वो क्या कर रहा है, परफॉर्म हो रहा है, ठीक है। अब 5, अब 2 था, 5 ऑलरेडी था, तो उसने कहा कि 2 जो है वो इसके पास चला जाए, ये खाली है। फिर वो इसी तरह 1 आता है, तो उसने देखा कि 2 अवेलेबल है, तो 2 कहता है कि अगला जो पार्ट है वो अगले को एलोकेट हो जाएगा। सॉर्टिंग कर रहे हैं, तो फिर इस तरह स्टेप बाय स्टेप वो जो है वो सॉर्टिंग परफॉर्म हो जाएगी। अब यहाँ तक तो समझ आ गया, 1 था, फिर 3 आया, उसने देखा कि एक्चुअली यहाँ पे 1 एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए था, 5 था तो यहाँ पे 4 आना चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद 3
मतलब फिर उसने देखा कि 3 आना चाहिए, फिर 2 आना चाहिए, फिर 1 आना चाहिए। तो ये सॉर्टिंग का तरीकाकार है कि वो देखेगा, फिर प्रायोरिटी चेक करता जाएगा और 1 बाय 1 उसको एलोकेट कर देगा, फिर एट द एंड आपके पास ये रिज़ल्ट आएगा। तो आप लोगों ने ये कांसेप्ट देखे होंगे, बबल सॉर्ट वगैरह, ईटीसी, ये सारी चीज़ें पढ़ी हुई हैं, सीक्वेंशियल सॉर्ट, बबल सॉर्ट। तो वही कांसेप्ट ही है, और कोई चीज़ नहीं है। बस यहाँ पे प्रोसेसेस की फॉर्म में उसको एलोकेट कर दिया गया है। चलिए स्टूडेंट्स, इतना ही काफ़ी है। आप लोग इसको रिव्यू करें, देखें, समझें। कोई मुश्किल कॉन्सेप्ट नहीं था इसमें, ठीक है। आप लोगों ने बेसिकली कॉन्सेप्ट क्लियर करें, अपना डायग्राम्स वगैरह को लाजमी देखें, और आप लोग खुद भी ड्रा कर सकते हैं। तो हम ये जो सिंक्रोनस कंप्यूटेशन है, सिंक्रोनाइजेशन है, इनको हम नेक्स्ट लेक्चर में देख लेंगे। ओके जी स्टूडेंट्स, बहुत सारा ख्याल रखिएगा अपना। अल्लाह हाफ़िज़।